नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटी, 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर दायर प्रकाश कुमार एवं अन्य की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पर रोक हटाते हुए जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया गया। बता दें कि परीक्षा गड़बड़ी में शामिल नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में यदि एसआईटी जांच में किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को वह समाप्त कर सकता है। कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी है। बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को एक बार फिर स्पष्ट किया था कि उक्त परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। वहीं गेस क्वेश्चन को प्रार्थियों द्वारा पेपर लीक का नाम दिया जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और उससे गहन पूछताछ हुई, लेकिन उसने भी गेस क्वेश्चन की बात कही। कुछ लोग जानबूझकर इस परीक्षा को बाधित करना चाहते हैं और इसे क्वेश्चन पेपर लीक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के 7 जिलों में 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले के लिए जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण ठंडी और नमी युक्त हवाएं पूर्वी और मध्य भारत की ओर बढ़ रही है। इससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है और 2 दिनों में कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पश्चिमी झारखंड में ही नहीं बल्कि आसपास के मध्य क्षेत्र में भी तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से सावधान रहने, आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने और सुबह शाम बाहर निकलने पर गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 29.4 और सबसे कम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सीएम हेमंत दिल्ली से लौटे, सियासी सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली से वापस लौट आए हैं। गुरुवार से बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं 28 नवंबर को दिल्ली गए सीएम हेमंत सोरेन की वापसी के साथ ही सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है। 5 दिसंबर से शुरू हो रहे 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ही रणनीति बनाने में जुट गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक विधानसभा स्थित उनके कक्ष में होगी। इस दौरान स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेंगे। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जनहित के अधिक से अधिक मुद्दों पर सार्थक बहस हो और सदन में अनावश्यक हंगामा न हो। बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपचारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 दिसंबर से शुरू हो रहा चतुर्थ सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। सरकार शीतकालीन सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र केवल औपचारिकता नहीं बल्कि राज्य की पहचान, अधिकार और भविष्य को तय करने वाले ऐतिहासिक अवसर है। बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में नायक ने कहा है कि यह सत्र झारखंड का अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का पारित होना झारखंडी पहचान, युवा अधिकार, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने विधेयक को दोबारा विधानसभा से पारित कर केंद्र के समक्ष मजबूत तरीके से भेजने की मांग की। नायक ने बताया है कि इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि वर्षों से लंबित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर तत्काल निर्णय लिया जाए। झारखंड राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। झारखंड के राजभवन का नाम अब बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब रांची और दुमका स्थित राजभवन को आधिकारिक रूप से लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। अधिसूचना में बताया गया है कि यह परिवर्तन भारत सरकार के गृह मंत्रालय और झारखंड के राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। नाम परिवर्तन के फैसले का उद्देश्य संस्थान को अधिक जनमुख और लोकतांत्रिक पहचान देना बताया जा रहा है। बता दें इसके लागू होने के साथ ही विभिन्न सरकारी अभिलेखों,
पत्राचार और बोर्डों और संकेत पट्टों में भी जल्द इसका परिवर्तन किया जाएगा। धान खरीद प्रक्रिया में होगी देरी, 72 घंटे में होगा भुगतान। झारखंड में अधिकांश जिलों में धान कटनी के बाद किसानों के खलिहान तक धान पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बोनस पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ धान कटनी पूरी होते ही बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बिचौलिए 1600 से लेकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीद कर रहे हैं। सरकार की ओर से 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब तक न तो धान खरीद की तिथि तय हो पाई है और न ही बोनस तय हुआ है। बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से खरीफ विपणन मौसम के दौरान 25-26 में धान खरीद को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहली बार किसानों को लेकर धान खरीद के बाद एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया गया। बता दें केंद्र सरकार की ओर से धान के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा 100 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन इस पर अब तक कैबिनेट की मुहर नहीं लग पाई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट के निर्णय होने के बाद संकल्प जारी होगा। झारखंड में दिव्यांगों के लिए प्रतिशत आधारित श्रेणी होगी खत्म, मंत्री। झारखंड ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को जमशेदपुर सदर अस्पताल में घोषणा की है कि राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र से प्रतिशत आधारित श्रेणी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। अब 10%, 20% या 50% जैसा कोई विभाजन नहीं रहेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सभी दिव्यांग एक ही श्रेणी में माने जाएंगे और सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नई व्यवस्था से दिव्यांगों के बीच भेदभाव खत्म होगा और उन्हें उनके वास्तविक अधिकार आसानी से मिल सकेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी दिव्यांगजन सम्मान के साथ जीवन जिए और सरकारी योजनाओं का बराबरी से लाभ उठा सके। पत्र लिखिए और पाइए 50,000 तक जीतने का मौका। डिजिटल युग में जहां व्हाट्सएप, ईमेल और इंटरनेट मीडिया जैसे माध्यमों ने पारंपरिक पत्र लेखन की आदत को लगभग भुला दिया है, वहीं भारतीय डाक विभाग ने लोगों को एक बार फिर कलम और कागज से जोड़ने की पहल की है। भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2025-26 की 2.5 आखर राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतिभागी 50,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार भी जीत सकते हैं। बता दें डाक विभाग ने इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय निर्धारित किया है मेरे आदर्श को पत्र। प्रतिभागियों को अपने जीवन में प्रेरणा बनने वाले किसी व्यक्ति आदर्श को संबोधित करते हुए पत्र लिखना होगा। प्रतियोगिता के लिए पत्र 8 दिसंबर 2025 तक डाक में जमा होना चाहिए। 8 दिसंबर के बाद भेजे गए पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें भारत के कोई भी नागरिक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग में विभाजित है। 18 वर्ष और इससे ऊपर के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड श्रेणी और लिफाफा श्रेणी रखा गया है। रांची में 3000 झारखंड आंदोलनकारियों को मिला प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार के निर्देश पर बुधवार को राजधानी रांची स्थित मोराबादी के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 3000 से अधिक अधिसूचित झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में रांची को उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कुछ चयनित आंदोलनकारियों को सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र सौंपे। अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों के दृढ़ संघर्ष और त्याग की बदौलत ही राज्य का अस्तित्व संभव हो सका। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% बढ़ेगा, मंत्री। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। इसमें मनरेगा कर्मियों के हित, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा हुई है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय तत्काल 30% बढ़ाया जाए ताकि कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और कार्य क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। मंत्री ने मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए एक अलग प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर भी विभाग को प्रस्ताव शीघ्र लाने के लिए कहा। ग्रामीण जनता को रोजगार का जो अधिकार दिया गया है उसकी मजबूती और निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसी बैठक में राज्य भर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में इसके और सशक्त क्रियान्वयन पर रणनीति तय की गई है।
बोकारो में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधि में लिप्त एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर बैंक और ज्वेलरी दुकानों की रेकी करते थे। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि 2 दिसंबर 2025 को गांधीनगर ओपी पुलिस की ओर से 4 नंबर मोड़ अब्दुल हमीद चौक के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 3:30 के आसपास जारंगडीह की ओर से आ रही 2 संदिग्ध बाइक को रोककर संकेत दिया गया। वहीं पुलिस को देखते ही दोनों चालक भागने लगे। इस दौरान सशस्त्र बलों की मदद से घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। स्पीकर ने शीतकालीन सत्र को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में शीतकालीन सत्र को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में उन्होंने आगामी सत्र के सुचारू संचालन के लिए विभागीय पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा है कि सदस्यों के स्वीकृत अल्प सूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व शाम 4 बजे तक संबंधित विभाग की ओर से निश्चित रूप से झारखंड विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि सत्रावधि के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रहने का निर्देश दिया। स्पीकर ने कहा है कि अधिकारी सदस्यों के जरिए दिए गए शून्यकाल की सूचना पर लंबित शून्यकाल का उत्तर उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने सदस्यों के स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर भी समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। नियोजन नीति की मांग को लेकर जेएलकेएम की पदयात्रा 4 दिसंबर से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और छात्र हित के विभिन्न मुद्दों पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन ने 6 दिवसीय पदयात्रा और 9 दिसंबर को राजधानी पहुंचकर 1 दिवसीय विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यह जानकारी जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने बुधवार को रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा है कि खतियान आधारित नीति और लंबित छात्र मुद्दों को लेकर सरकार की उदासीनता के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू होगी। इसी के तहत जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो 4 दिसंबर को डुमरी से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि पार्टी की मुख्य मांगों में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि भुगतान करने, जेपीएससी एवं जेएसएससी की लंबित परीक्षाओं को जल्द संपन्न कराने तथा प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर जारी कर समय पर कड़ाई से पालन करने सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। सीजीएल रिजल्ट को लेकर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल 2023 परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा को आड़े हाथे लिया है। झामो महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मामला सीबीआई जांच का नहीं है और एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहेगी। इस फैसले ने भाजपा के सारे दुष्प्रचार और झूठे आरोपों की पोल खोल दी है। भाजपा ने महीनों तक पेपर लीक का शोर मचाकर हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनका भविष्य अटकाया और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की। अदालत में एक भी सबूत नहीं दे पाई कि पेपर लीक हुआ था। आज साबित हो गया है कि ये सब सिर्फ सत्ता हासिल करने की संकीर्ण राजनीति थी। शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। झामो शुरू से कह रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ है, प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सच्चाई सामने आएगी। झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस महासचिव ने सीएम हेमंत से की बात। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच जारी खटपट की खबरों और वहां होने वाले राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और कहा है कि राज्य में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी देते हुए एक पोस्ट किया है कि जिसमें उन्होंने इस सभी अटकलों से पर्दा उठाते हुए गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत बताया। उन्होंने लिखा, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी से बात हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड में हमारा एनडीए गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत व एकजुट है और झारखंड के हर नागरिक की उम्मीदों को दिखाने वाली लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई जनहितैषी कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा, दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क दुष्प्रचार कर रहे हैं और संगठित अफवाहें फैला रहे हैं जो कि उनकी बढ़ती हताशा और राजनीतिक असुरक्षा की निशानी है। विदेशी मुद्रा चोरी मामले में रामगढ़ से 2 चोर गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के चितरपुर में एक घर से विदेशी मुद्रा की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 26 नवंबर की रात बेलाल नगर निवासी वाजली
तबसुम के घर से चोरी गई विदेशी मुद्रा बरामद कर ली है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रजरप्पा थाना परिसर में बुधवार को रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। एसपी ने चितरपुर के बेलाल नगर निवासी वाजदा तबसुम के घर 26 नवंबर की रात हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया है कि वाजदा तबसुम तीनों बेटियों के साथ शादी में शामिल होने जमशेदपुर गई थी। इसी दौरान उसके घर में चोरी हुई। शिकायत मिलने पर रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में टीम का गठन कर जांच पड़ताल शुरू की गई। रामगढ़ और बोकारो जिले में कई जगह पर छापेमारी की गई थी। देवघर पुलिस ने जसीडीह में 5 चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र में सक्रिय अंतर्राज्यीय क्रूड ऑयल चोर गिरोह के एक बड़े षड्यंत्र को उजागर किया है। गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। वरीय अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने त्वरित छापेमारी दल गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जसीडीह बाजार के मयंक होटल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 5 संदिग्ध को दबोचा गया है। सभी से गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ जानकारी दी है। इसी के आधार पर ग्राम बंधा केंदुआ के जंगल में छिपा कर रखे गए हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी के लिए रखे गए उपकरण बरामद हुए हैं। इसके पास से रेकी के दौरान बनाए गए वीडियो का फुटेज भी पुलिस को मिला। इस मामले में जसीडीह थाने की पुलिस ने कांड संख्या 350/2025 दर्ज कर लिया है। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को उग्रवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के 2 एरिया कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें से एक पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनका नाम सुनील उराव उर्फ सुनील उर्फ मंटू है, जो एरिया कमांडर है, और उसके पिता का नाम रामेश्वर उराव है। वह तरवाडीह नवाडीह लातेहार का रहने वाला है। वहीं दूसरा उग्रवादी एरिया कमांडर मुकेश लोहरा, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण मिस्त्री, और वह पलहिया मनिका के रहने वाला है। एसपी कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। एसपी ने बताया है कि पप्पू लोहरा के मारे जाने के बाद दोनों उग्रवादी संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों किसी बड़ी घटना के अंजाम देने की फिराक में हैं। झारखंड में सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के बदले नियम। सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद बिक्री के नियम में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में यह प्रक्रिया केवल अधिकृत डीलरों के माध्यम से अनिवार्य कर दी है। झारखंड सरकार ने भी इस नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाए हैं। इसी संबंध में मंगलवार को देवघर में मोटरयान निरीक्षक विमलेश किशोर सिंह ने जिले के सभी वाहन डीलरों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी दी। एमवीआई ने बताया है कि नए नियम लागू होने के बाद कोई भी वाहन मालिक अपने स्तर से किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन नहीं बेच सकेगा। 2 पहिया 4 पहिया सहित परिवहन विभाग के दायरे में आने वाले सभी वाहन केवल अधिकृत डीलर के माध्यम से ही खरीद बेचे जा सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि फर्जीवाड़ा और विवादों पर भी रोक लगेगी। निलंबित आईएएस विनय पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व अन्य के विरुद्ध शराब घोटाला मामले में एसीबी थाना रांची में 20 मई 2025 को दर्ज कांड संख्या 9/2025 के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने 28 नवंबर को इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 10/2025 में सभी आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए के तहत केस किया है। अब इस केस में पूर्व में एसीबी के हाथों गिरफ्तार वर्तमान में चार्जशीट नहीं होने पर जमानत पर निकले सभी आरोपियों से ईडी भी पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी पीएमएलए कोर्ट से अनुमति लेगी। बता दें कि राज्य में शराब घोटाला केस में एसीबी के रांची थाना में 20 मई को दर्ज कांड संख्या 9/2025 में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह व अन्य को आरोपित बनाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योद्धा है मंत्री दीपिका। बुधवार को कांग्रेस नेता और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राज्य की जनता ने महागठबंधन को एक बहुत सशक्त एक तरफा मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही है, माहौल को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, ये बेहद ही गलत है। गठबंधन को कमजोर करने का भाजपा का हर षड्यंत्र और हर प्रयास नाकाम होगा। दीपिका पांडे ने आगे कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने कभी भाजपा के किसी दबाव, किसी प्रपंच, किसी चाल के सामने घुटने नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना के सम्मान में जेल जाना तक स्वीकार कर सकता है, वो भाजपा के किसी भी षड्यंत्र के आगे झुकने वाला नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बहुत मजबूती से चल रही है और आगे भी चलेगी। ये अबुआ सरकार झारखंड की आवाज़ है, झारखंड की ताकत है।
बिहार झारखंड बंटवारे में बकाये को लेकर वित्त विभाग कर रहा तैयारी। झारखंड और बिहार के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर लंबित मामलों पर एक बार फिर चर्चा तेज होने वाली है। आगामी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह मुद्दा प्रमुख एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड के वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारी संबंधित दस्तावेज और बकाये आंकड़े को अंतिम रूप रेखा देने में जुटे हैं ताकि बैठक में राज्य के पक्ष को मजबूती से रखा जा सके। इस बैठक में केवल वित्त विभाग ही नहीं बल्कि गृह विभाग के अधिकारी भी अपने अपने प्रस्ताव लेकर शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सुरक्षा, प्रशासनिक दायित्व तथा पहले से लंबित मामले पर समन्वय बनाने के लिए गृह विभाग अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। बता दें कि बिहार और झारखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारा विवाद नया नहीं है। राज्य विभाजन के 24 वर्ष बाद भी कई संस्थानों की संपत्तियां, बकाया राशि और दायित्व पर सहमति नहीं बन सकी है। धनबाद में गैस रिसाव से बच्चे की मौत, 24 बीमार। धनबाद के केंदुआ में बुधवार को जमीनी गैस रिसाव होने के कारण पूर्वी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस गैस रिसाव में करीब 1000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है और 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए। वहीं एक बच्चे की मौत की भी सूचना है। इस सभी को आसपास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीसीसीएल की कोयला परियोजना इलाके में घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद बीसीसीएल की सेफ्टी टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि गैस को लेकर बीसीसीएल की ओर से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस भी कैंप कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। गैस रिसाव केंदुआडीह थाना के पीछे का इलाका समेत राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर समेत अन्य आसपास क्षेत्र में हुआ है। धरती फटी है, उसमें से गैस निकलने लगा है। लोहरदगा में आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट का महाकुंभ। झारखंड के लोहरदगा में एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। शहर में 10 से 13 फरवरी तक बलदेव साहू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर खेला जाएगा, जिसमें जिले के दर्शकों को बड़े मंच जैसा अनुभव मिलेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को और भी आकर्षक बनाने के लिए देश विदेश के स्टार खिलाड़ियों को आमंत्रित करने की योजना बनाई गई है। इसमें भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली और भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के नाम भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा नया भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से लेकर 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस क्षेत्र में झारखंड उच्च न्यायालय को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रखा गया है। बता दें, रांची जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी निषेधाज्ञा के तहत 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं तीर धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने की मनाही रहेगी। धारणा प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।